नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो डेली क्विजेस चल रही हैं तो डे नंबर 13 यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं, आप उनको देख लीजिएगा और टेलीग्राम में अटेम्प्ट कर लीजिए अगर नहीं किया है तो पहले। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपको करेक्ट स्पेलिंग जो है वो चूज़ करना है इसमें से, 4 ऑप्शन में से। तो जो करेक्ट स्पेलिंग है ये है कन्वीनियंस, ऑप्शन ए जो है दिस इज करेक्ट, ठीक है। बाकी के 3 अशुद्ध हैं। कन्वीनियंस की स्पेलिंग जो लिखी है दिस इज करेक्ट। 2 नंबर क्वेश्चन में है कि आपको एक ईडियम है उसका मीनिंग बताना है। तो ईडियम जो है बाय द स्किन ऑफ टीथ, ठीक है। तो बाय द स्किन ऑफ टीथ का मतलब जो होता है, आप जैसे जो दिए गए ऑप्शन हैं तो इसके लिए होगा बाय द नैरोएस्ट मार्जिन, ठीक है। ऑप्शन सी जो है दिस विल बी करेक्ट। और इसका जैसे अर्थ अगर हम समझें तो ये होता है कि किसी चीज़ को मतलब सक्सेसफुली करना बहुत ही मार्जिन से, नैरो मार्जिन से, ठीक है। तो जैसे एज अ सेंटेंस इसको यूज़ करेंगे तो जैसे मान लीजिए ही एस्केप्ड फ्रॉम द सीक्रेट पुलिस बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ, ठीक है। तो मतलब कि बहुत ही नैरो मार्जिन से किसी काम को करने में सफल हो गया। ऑप्शन सी जो है दिस विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में एक आपको ब्लैंक स्पेस फिल करना है। तो यहाँ पे वर्ब की फॉर्म्स दे रखी हैं, कौन सा ब्लैंक में फिल होगा, ठीक। तो सेंटेंस हमारा है, देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है, इधर रितु और विकी ब्लैंक स्पेस गोइंग टू बी सिलेक्टेड फॉर द वॉच, ठीक है। तो उन दोनों में से कोई एक ही तो सिलेक्ट होगा वॉच के लिए, तो सिंगुलर वर्ब आएगी यहाँ पे इज, ठीक है। ऑप्शन बी। 4 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रोथ इज द फिनोमिनन ब्लैंक स्पेस लीड्स टू सक्सेस। तो यहाँ पे भी आपको जैसे कि ब्लैंक स्पेस ही फिल करना है। तो इसमें जो करेक्ट हमारा ब्लैंक स्पेस फिल करेगा वो होगा विच, ठीक है। ऑप्शन डी जो है दिस विल बी करेक्ट। तो ग्रोथ इज द फिनोमिनन विच लीड्स टू सक्सेस, ठीक है। ग्रोथ के बारे में बात हो रही है तो उसके हिसाब से फिल करेंगे विच। 5 नंबर क्वेश्चन में है कि एक फ्रेजल वर्ब है, आपको इसका जो मीनिंग है वो बताना है। तो फ्रेजल वर्ब हमारी है क्या, यहाँ पे देख लेते हैं। ब्रिंग ओवर, ठीक है। ये देखिए जैसे कॉलम में वो लिखा है ना इन्वर्टेड कॉमा में, ब्रिंग ओवर, ठीक है। तो ब्रिंग ओवर का मतलब होता है इस जो दिए गए ऑप्शंस हैं कि टू ब्रिंग समवन एट वंस साइड, मतलब किसी को अपनी तरफ ले आना है ना। तो जैसे इसका स्पेशली जो मीनिंग होता है कि किसी वस्तु या किसी व्यक्ति को अपनी तरफ ले आना या स्पेशली अपने घर पे लेके आना, ठीक है। तो ब्रिंग ओवर उसके लिए यूज करते हैं। तो ऑप्शन जो ए है दिस इज करेक्ट, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन में आपको यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है हेवन, है ना। इसका आपको मीनिंग बताना है। तो हेवन का जो मीनिंग है दिस इज रेफ्यूज। ऑप्शन ए जो है दिस इज करेक्ट। और हेवन का जो मतलब होता है वो मतलब कोई सेफ प्लेस होती है ना, है ना, सीक्रेट प्लेस जहाँ पे छुप सके, हेवन सेफ प्लेस। तो उसी हिसाब से रेफ्यूज भी वही होता है। तो ऑप्शन ए जो है दिस इज करेक्ट। 7 नंबर क्वेश्चन में है कि अब यहाँ पे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन टाइप का है कि वन हु कैन स्पीक मेनी लैंग्वेजेस इज कॉल्ड एज, है ना। तो जो बहुत सारी भाषाएं बोल सकता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं पॉलीग्लॉट, है ना, बहुभाषी हिंदी में जो होता है। ऑप्शन बी। फिर यहाँ पे 2 ब्लैंक स्पेसेस हैं, इसमें क्या फिल होगा, तो ब्लैंक स्पेस एंड ब्लैंक स्पेस कैन नॉट गो टुगेदर, है ना। तो इसमें अब जैसे कि ड्रिंक और ड्राइव की बात हो रही है चारों ऑप्शन में, तो जो करेक्ट यहाँ पे फिल होगा वो ऑप्शन बी जो है दिस विल बी फिल्ड, कि ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग कैन नॉट गो टुगेदर, है ना। दोनों एक साथ नहीं चल सकते कि आप शराब भी पी लें और गाड़ी भी चला लें। तो ये एग्जैक्ट जो ब्लैंक स्पेस में फिल होगा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एंटोनिम बताना है आपको कंटामिनेट का, है ना। ये देखिए कंटामिनेट, तो कंटामिनेट का मतलब होता है दूषित करना, कोई चीज़ गंदी कर देना, है ना, प्रदूषित, दूषित करना। तो उसका जो अब जिस हिसाब से एंटोनिम होगा ये होगा प्यूरिफाई। ऑप्शन बी जो है दिस विल बी करेक्ट। 10 नंबर क्वेश्चन में है कि चूज द मीनिंग ऑफ फैसिमिले, है ना। इसको इस तरीके से कुछ प्रोनाउंस करते हैं। तो इसका बेसिकली मतलब होता है कि जैसे हिंदी में एक वर्ड होता है ना प्रतिलिपि, किसी चीज़ की एग्जैक्ट कॉपी, है ना। ऑप्शन सी जो है दिस विल बी करेक्ट। जैसे आपने कभी एग्जाम वगैरह में देखा होगा कि वहाँ पे जैसे कोई एग्जामिनर होते हैं तो उनकी जो स्टैम्प होती है, मुहर, वहाँ पे प्रिंटेड होती है। तो दैट इज यही फैसिमिले, है ना, एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द सिग्नेचर ऑफ समथिंग विच इज प्रिंटेड ऑन पेपर। ऑप्शन सी। अब यहाँ पे स्पेलिंग आपको फिर से चूज करनी है। तो अब बात हो रही असैसिन की, है ना। असैसिन का मतलब होता है हत्यारा, मतलब जो किसी की हत्या कर दे। तो उसकी जो करेक्ट स्पेलिंग होगी वो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट होगी। असैसिन मतलब हत्यारा।
फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम, है ना। तो ईडियम जो है हमारा रेड टेपिज्म, तो ये तो आपने वैसे भी बहुत सुना होगा कि लाल फीताशाही जो होती है, तो उसका मतलब यही होता है कि एक्सट्रीम फॉर्मेलिटीज, है ना, अननेसेसरी पेपर वर्क, है ना, एक्सट्रीम पेपर वर्क। तो लाल फीताशाही, रेड टेपिज्म, एक्सट्रीम फॉर्मेलिटीज, है ना, बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल होना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको मीनिंग बताना है चोक ब्लॉक, ठीक है। तो अब चोक ब्लॉक का मतलब होता है कि समथिंग एक्सट्रीमली फुल। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, मतलब कोई भी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा उसमें जगह ही नहीं है कुछ इंसर्ट करने की, तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन बी। जैसे सेंटेंस के रूप में ही इसको यूज़ कर लीजिए, तो जैसे मान लीजिए कि द स्ट्रीट वर चोक ब्लॉक विद कार्स, है ना, कि वहाँ पे अगली कोई और गाड़ी खड़ी करने की जगह ही नहीं थी, तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है कि जैसे यहाँ पे एक पेयर है ना, तो उस हिसाब से अगले के लिए चूज करना है। तो एसिडुअस का डिलीजेंट जैसे है, तो एडवर्सरी के लिए क्या यूज होगा यहाँ ब्लैंक स्पेस में। तो यहाँ पे अगर हम मीनिंग देखें तो एसिडुअस का मतलब होता है कि जैसे बहुत ही कोई परिश्रमी व्यक्ति है ना, परिश्रमी बेसिकली इसका मीनिंग होता है। तो डिलीजेंट का मतलब भी परिश्रमी ही होता है। तो एडवर्सरी के लिए, एडवर्सरी का जैसे मतलब होता है कि कोई प्रतिद्वंदी हो, आपका ओपोनेंट हो, है ना, तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा हमारा। एडवर्सरी का जो उसका सिमिलर होगा, सिनोनिम ओपोनेंट हो जाएगा, ऑप्शन ए। 15 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ ब्लैंक स्पेस आपको फिल करना है कि द डेजर्टेड गार्डन वॉज ब्लैंक विद वीड्स, है ना। तो इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ देखिए जैसे फुल लिखा है, फुल नहीं होगा, अबाउंड्स नहीं होगा, ग्रोविंग नहीं होगा, यहाँ पे होगा इन्फेस्टेड। ऑप्शन ए जो है दिस विल बी करेक्ट। इसका अगर हम जैसे मीनिंग देख लें तो द डेजर्टेड गार्डन वॉज इन्फेस्टेड विद वीड्स का मतलब होगा कि सुनसान बगीचा जो था वो मातम से ग्रसित था, है ना। ये मतलब कोई ग्रेवयार्ड जैसे जो है कब्रिस्तान है मान लीजिए, उसकी बात हो रही है। तो वीड्स का मतलब होता है ना, मातम, है ना। तो इस तरीके से इसका ये मीनिंग हो गया। तो इसके लिए इन्फेस्टेड जो है ये करेक्टली फील्ड वर्ड होगा यहाँ ब्लैंक स्पेस में। 16 नंबर में आपको ऑड चूज करना है। रीजनिंग का प्रश्न है कि नायलॉन, ऊन और रेशम या फिर कपास, ठीक है। तो इसमें से जो ऑड है वो ये नायलॉन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये सब नेचुरल पॉलीमर्स हैं, ये थोड़ा आर्टिफिशियल कैटेगरी में है, तो ऑप्शन इसलिए ए जो है वो ऑड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पे फिल करना है कि क्या फिल किया जाएगा। तो अब इसमें अगर हम देखें तो जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, क्या हो रहा है, जैसे देखिए DEC लिखा है पहले, तो अब इसमें हो क्या रहा है कि D के बाद 4 ऐड करेंगे तो H आ जाएगा, ठीक है। D के बाद EFGH, ठीक। फिर उसी तरीके E में 4 ऐड करेंगे तो I आ जाएगा, है ना। E के बाद FGHI, फिर C के बाद 4 ऐड करेंगे तो DEF और G। तो सेम उसी तरीके फिर H के बाद इधर फॉलो होगा, है ना। फिर इसके ये होगा, ये सही, ये वाला हो जाएगा। अब TUS के बाद अगर हम देखें तो T में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो आएगा ये X, ठीक। फिर U में जब 4 ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा Y, है ना। और S में ऐड करेंगे तो W आ जाएगा, ठीक। तो इस हिसाब से देख लीजिए ये कहाँ पे है। तो ऑप्शन C जो है यहाँ ये दे रखा है, तो C जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इफ क्विकली इज कोडेड एज दिस, ठीक है, तो देन हाउ विल HUE बी कोडेड एज। तो HUE का कोड हमें देखना है। तो पहले इसको देख लेते हैं ये किस हिसाब से फॉलो कर रहा है। तो इस यहाँ पे अगर आप देखिए तो क्विकली जो है, जो ये कोड लिखा हुआ है, तो इस तरीके से -2 हो रहे हैं हर वर्ड, ठीक है। तो जैसे Q के बाद O आएगा, -2 करेंगे, U में -2 करेंगे, S आ जाएगा। तो सिमिलरली जब हम HUE का कोड निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, H में से -2 करेंगे तो F आ जाएगा, ठीक है। F के बाद G और H आता है, ठीक। फिर U में -2 करेंगे तो S आ जाएगा, और E में -2 करेंगे तो C आ जाएगा। तो क्या हो गया यहाँ पे, B ऑप्शन में ये दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये करेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक, FSC। फिर है 90 नंबर क्वेश्चन में कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10% ऑफ 150% ऑफ 400, ठीक है। 400 के 150% के 10% का मान क्या है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखिए 400 अपने आप में 100% है, और हमें लेना कितना है 150% 400 का। तो अब 400 का 50% हो गया 200, ठीक। तो 400 में 200 ऐड करेंगे तो 600 जो है वो हमारा 150% हो गया, ठीक। अब क्या कह रहा है कि 150% के 10% का मान क्या है। तो अगर कोई संख्या मान लीजिए 600 है, इसका 10% क्या होगा, एक जीरो हटा दीजिए, 60 जो है ये 10% हो गया, ठीक। तो ये हमारा कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन डी में ये दे रखा है, ठीक है। तो ये करेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि व्हाट इज द इफेक्टिव डिस्काउंट इन परसेंटेज ऑफ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 10%, ठीक। तो जैसे मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपए की है, ठीक। अब उस पर 2 क्रमागत छूट जो दी जा रही है। तो पहले दिया गया 20% का, तो 100 का जो 20% है, तो 10% के लिए 1 जीरो हटाया 10 हो गया, तो 10 दूनी 20, है ना। तो 20% 20 हो गया, ठीक। अब बचा ये 80, ठीक है। अब 80 में भी उसने 10% दे दिया, तो 80 का 10% जीरो हटा दिया 8,
तो मतलब ये 72 हो गया, ठीक। तो टोटल उसने कितना डिस्काउंट दे दिया, 28% का हो गया ना, 20% यहाँ से और इधर से 8%। तो 100 में से 72 घटा लेंगे तो 28 आ जाएगा। तो ऑप्शन जो डी है ये हमारा करेक्ट है, ठीक। अगला है कि इसमें तत्सम शब्द जो है वो आपको चूज करना है। तो तत्सम इसमें से क्या है जो शब्द, तो छेद दे रखा है, डंडा, विवाह या फिर सींग, है ना। तो जो विवाह होता है ऑप्शन सी जो है ये तत्सम है, ठीक है। बाकी के सब तद्भव हैं, विवाह आपका तत्सम है। इसमें से शुद्ध वाक्य आपको अगले प्रश्न में देखना है, सबसे शुद्ध कौन सा है। तो अब एक ही सेंटेंस कई अलग तरीके से लिखा है। तो दुर्घटना स्थल पर, है ना, जो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या है इसमें, दुर्घटना स्थल पर भारी भीड़ जमा थी, ठीक। आप जैसे ए में देखिए कि दुर्घटना स्थल पर भारी भरकम भीड़ जमा थी, है ना, तो ये सब सुपरफ्लुअस बना रहा है सेंटेंस को। दुर्घटना स्थल पर बहुत भारी, है ना, तो जब भारी है ही तो बहुत लगाने की क्या जरूरत है, ये भी गलत है। फिर डी में है दुर्घटना स्थल पर बहुत सारी, फिर ये वही बात, है ना। तो इस हिसाब से जो सी है हमारा ये वाला एग्जैक्टली करेक्ट है, ऑप्शन सी। 23 नंबर प्रश्न में है कि शुद्ध वर्तनी आपको इसमें से चयन करनी है। तो तुष्टीकरण है ना, जो इंग्लिश में अपीजमेंट होता है ना, किसी को खुश करने के लिए ऐसे ही बोल देनी, जो पॉलिटिकल सेंस में ज्यादा यूज होती हैं बातें। तो तुष्टीकरण हम लिखते हैं ऑप्शन जो ए है उसके हिसाब से, है ना, ये करेक्ट लिखा हुआ है। जो जिन्होंने बी चूज किया है ये गलत है। तुष्टीकरण जैसे छोटी ई की मात्रा लगती है उसमें। यहाँ पे ब्लैंक स्पेस आपको फिल करना है। तो सेंटेंस क्या है कि जिन विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में हिंदी एक ऐच्छिक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है, वहां उसे ब्लैंक स्पेस विषय के रूप में पढ़ाया जाए, ठीक है। तो अब एक तरीके से मान लीजिए विलोम शब्द के हिसाब से इसमें भरना है। तो जहां ऐच्छिक है तो ऐच्छिक का विलोम हो जाएगा अनिवार्य, है ना। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस के हिसाब से ये एग्जैक्ट मतलब फिल किया जाएगा यहाँ पे अनिवार्य। जहाँ पे ऐच्छिक विषय के रूप में पढ़ाई जा रही है वहां पे उसे परिवर्तित करने के हिसाब से अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाए। 25 नंबर में है कि अंतेवासी के लिए अनेक शब्द है, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जैसे अभी हमने इंग्लिश में देखा। तो यहाँ पे अंतेवासी उसको बोलते हैं जो गुरु के समीप रहकर मतलब जो शिष्य रहता है गुरु के समीप रहने वाला, उसको बोलते हैं, है ना। ऑप्शन सी जो है इसके लिए सही है। 26 नंबर क्वेश्चन में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन वीडियो फाइल फॉर्मेट, ठीक है। तो जैसे ऑडियो और वीडियो फाइल फॉर्मेट के एक्सटेंशंस होते हैं, हमने आपको पहले भी बताया कि इनको लर्न करते रहिए, ये सब पूछे जाते हैं। तो वेब एम भी है, मट्रोस्का भी है, एवीआई है, बट जो मिडी है दिस इज एन ऑडियो फाइल नॉट एन वीडियो फाइल फॉर्मेट, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है दिस इज करेक्ट। फिर है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर प्रीव्यूइंग द पेज बिफोर प्रिंटिंग। तो मान लीजिए कि जैसे एमएस वर्ड में आपने कुछ काम किया और उसको प्रिंट करना है आपको। तो प्रिंट करने से पहले अगर आपको उसको प्रीव्यू देखना है कि जो एग्जैक्ट प्रिंट आउट निकल के आएगा हमारे पास वो कैसा होगा, तो उसके लिए जो हमारी शॉर्टकट की होती है वो ऑप्शन ए जो है Ctrl+F2, ये वाला, ठीक है, ये होता है। इसको आप प्रेस करेंगे तो आपका जो प्रिंट प्रीव्यू है वो शो कर देगा। 28 नंबर में है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EPROM, है ना, EPROM। तो इसका जो फुल फॉर्म है ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट होगा, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। बेसिकली EPROM होता क्या है कि एक कंप्यूटर चिप होती है, तो इसमें डेटा को स्टोर करते हैं और मान लीजिए जैसे पावर कट वगैरह हो गया या शट डाउन हो गया कंप्यूटर, तो इन दैट केस डेटा आपका डिलीट नहीं होगा, इसमें स्टोर रहेगा, है ना। पहले ये सब चीज़ें काफ़ी यूज़ की जाती थी। तो इट्स अ काइंड ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी EPROM, ठीक है, ऑप्शन सी। फिर 29 में है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वायरस, ठीक है। तो जैसे आप वायरस शब्द मतलब कि कभी कभी न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते होंगे ना, सुनते होंगे कि ये वायरस अटैक हो गया या हमारे कंप्यूटर में वायरस आ गया। तो उसका जो फुल फॉर्म पूछा जा रहा है आपसे, तो ये होता है ऑप्शन सी जो है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ऑप्शन ये देखिए सी जो है ये करेक्ट है। तो वायरस का ये फुल फॉर्म है एक तरीके से, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज्ड, ऑप्शन सी। 30 नंबर क्वेश्चन में है कि व्हाट इज द डोमेन नेम ऑफ ईमेल एड्रेस। तो जैसे कोई ईमेल एड्रेस है या कोई वेबसाइट होती है तो उसके एक डोमेन नेम होता है। तो जैसे हमारा ये ईमेल एड्रेस है कि help@online-dopt@nic.in। तो इसमें जो हमारा डोमेन नेम है ये आपका जो ऑप्शन सी है nic.in, ठीक है। जो हमारा देखिए ये वाला पार्ट होता है nic.in, दिस इज द डोमेन नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस। तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। और अगर जैसे और हम समझें तो अब जैसे कॉमर्शियल के लिए .com होता है, इंडिया के लिए जैसे कोई डोमेन है तो .in हो गया, ठीक है। और गवर्नमेंट का कोई वेबसाइट है तो .gov हो जाता है, ठीक है। तो डोमेन नेम बेसिकली जैसे ईमेल के अंदर अगर कोई है तो @ साइन के बाद जो चीज़ लिखी हुई है दैट इज द डोमेन नेम फॉर दैट पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस। तो ऑप्शन सी जो है इसके लिए सही है यहाँ पे। फिर है 31 नंबर क्वेश्चन कि जो GST एक्ट था वो फोर्स में कब आया, है ना।
पार्लियामेंट से तो जैसे एक्ट वगैरह पास हो जाते हैं, बट वो एनफोर्स कब हुआ, किस तिथि को हुआ, तो ये हुआ था आपका 1 जुलाई 2017। तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, उन्होंने रात को 12 बजे जिसकी शुरुआत की, जो संसद भवन का संयुक्त से मतलब जॉइंट सेशन वाला हॉल है, वहाँ से इसको रात को 12 बजे 1 जुलाई 2017 को शुरू किया गया था। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट। आप हमको इसका अमेंडमेंट बताइए कि जिस अमेंडमेंट से इसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, ठीक है, जीएसटी को। 32 नंबर में है कि स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस वॉज रिकमेंडेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। तो ये कमिटीज कुछ दे रखी हैं और ये लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट है। तो इसमें किसमें जो स्टेट फंडिंग है, मतलब कि जैसे जो राज्य सरकार हो या मान लीजिए कोई केंद्र सरकार हो, तो वो अपना खुद एक फंड इशू करे, एक मतलब समझ लीजिए ऐसे कि एक कोई निर्धारित किया हुआ पहले से अमाउंट कि आपको इलेक्शन में किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट या किसी एक पार्टी को इतना पैसा ही खर्च करके इलेक्शन कंटेस्ट करना है, ठीक है। तो ये जो कमेटी थी, इन्होंने रिकमेंडेशन दिया, ये 1998 में इंद्रजीत गुप्ता कमेटी जो है, इन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया था। तो चुनावों के लिए राज्य के वित्त पोषण की सिफारिश की। इस प्रश्न में देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ हीट, ठीक है। ऊष्मा की इकाई कौन सी नहीं है, तो किलो कैलोरी होती है, किलो जूल भी होती है और कैलोरी भी होती है, वॉट नहीं होता, ठीक है। वॉट जो होता है इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट होता है आपका। तो ऑप्शन डी जो है इसके लिए क्वेश्चन के लिए सही है, ठीक। अगला प्रश्न है कि केंचुआ और उभयचर, है ना, जो एम्फीबियंस होते हैं, तो वो किसके माध्यम से श्वसन करते हैं, है ना, सांस किसके माध्यम से लेते हैं। तो गलफड़ा उनमें होता नहीं, फेफड़ा भी नहीं होता, ट्रैकिया भी नहीं होता, स्किन, है ना, जो उनकी स्किन होती है उसके थ्रू वो रेस्पायर करते हैं। तो ऑप्शन डी जो है दिस इज करेक्ट। फिर है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज मेजर्ड बाय, है ना, तो जो आपका विद्युत प्रतिरोध है ये मापा जाता है ओम मीटर के द्वारा। ऑप्शन बी जो है दिस इज करेक्ट। ए मीटर नहीं होता। आप ये हमें बताएंगे कि ए मीटर, इलेक्ट्रिक मीटर और पोटेंशियोमीटर क्या क्या मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं। 36 नंबर है कि मेरा गांव मेरा गौरव इज एन इनिशिएटिव ऑफ। तो ये बेसिकली एक ड्राइव लॉन्च करी गई थी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है, ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं आप, सी वाला जो है, इन्होंने ये ड्राइव लॉन्च करी। तो जो स्टेट है इंडिया में गोवा, है ना, तो उसके कोस्टल रीजन में कुछ ऐसे गांव में वेस्ट डिस्पोजल और क्लीनलीनेस की एक ड्राइव थी, है ना, सफाई और गंदगी जो वगैरह है उसको साफ करने के लिए। तो ऑप्शन सी जो है दिस इज करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया वाज। तो 2011 का सेंसस अभी भी चल रहा है, चूंकि अभी जो लेटेस्ट होना था कोरोना में ये डिले हो गया है काफ़ी। तो पुराना डेटा याद करके रखिए आप, एग्जाम में भी आ सकता है। तो इसके हिसाब से जो पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया की थी वो 382 थी। ऑप्शन सी जो है दिस इज करेक्ट। अगला प्रश्न है कि द कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी इज चेयर्ड बाय, ठीक है। तो कैबिनेट कमेटी सिक्योरिटी जो है ये चेयर की जाती है, इसके अध्यक्ष जो होते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ऑप्शन ए जो है दिस इज करेक्ट। और इस कमेटी का जो मेजर एक काम है, जैसे कि डिबेट डिस्कशंस वगैरह करते हैं, ये अपॉइंटमेंट के लिए जो जितनी भी हमारी नेशनल सिक्योरिटी बॉडीज हैं वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स के लिए, ठीक है। ऑप्शन ए। फिर है स्टैंड अप इंडिया स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच ईयर, कह लीजिए, है ना। तो यहाँ पे जैसे दे रखा है ये, तो ये लॉन्च करी गई अप्रैल 2016 में, ठीक है। और इस जो स्कीम है इसका जो ऑब्जेक्टिव है, इसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जो औरतें हैं और जो इसके अलावा जो फीमेल बोरोवर्स हैं जो लोन लेना चाहती हैं कुछ ऐसे स्टार्टअप वगैरह करने के लिए, उनको इस स्कीम में फैसिलिटेट किया जाता है। और ये स्कीम 2016 में लॉन्च हुई थी और अभी इस स्कीम को ऐसे बढ़ा के इसको 2025 तक के लिए एक्टिव रखा गया है। तो ऑप्शन बी जो है दिस इज करेक्ट। फिर इसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज क्वीन ऑफ सतपुड़ा, ठीक है। तो सतपुड़ा की रानी के रूप में जानते हैं हम पचमढ़ी को। ऑप्शन बी जो है दिस इज करेक्ट। तो जो मध्य प्रदेश के अंदर ये आपका सतपुड़ा रेंजेस हैं, तो उसमें एक ऐसे हिल स्टेशन है पचमढ़ी, दिस इज नोन एज सतपुड़ा की रानी। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फाउंड फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता से इनमें से क्या प्राप्त हुए, तो पहला है गोल्ड नेकलेस, ठीक है, ये मिला है। प्लेन पॉटरी जो है सादा बर्तन, ये भी मिले हैं। और कॉपर ब्रेसलेट्स एंड बीड्स, है ना, तांबे के कंगन और माला, तो ये भी मिला है। तो ऑप्शन जो होगा हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है दिस विल बी करेक्ट। और कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि सोने की चीज़ें वहाँ मिली थी कि नहीं, तो सोने की चीज़ें भी मिली थी, सोने का हार मिला है, तो इसलिए ऑप्शन डी जो है दिस इज करेक्ट। अगला है कि इनमें से आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर चूज करना है, मगध में शासन करने वाले जो राजवंश थे उस समय के, तो इसका जो सही क्रम है सबसे पहले कौन और सबसे आखिरी में कौन। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है यही सही है, सबसे पहले आया आपके हर्यंक वंश, फिर शिशुनाग, फिर नंदा और फिर मौर्य, है ना। तो जो ये करेक्ट ऑर्डर है ऑप्शन ए का दिस इज करेक्ट। इनके जो वर्ष हैं और इनके जो संस्थापक या रूलर हैं आप इनके बारे में एक बार देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के संबंध में गंधिका कौन थे। तो जब बौद्ध धर्म वगैरह काफी प्रिवेलिंग था पूरे इंडिया में, है ना, काफी फ्लरिश कर रहा था, तो उस समय जो गंधिकाज होते थे वो परफ्यूमर्स होते थे, है ना, इत्र बेचने वाले जो व्यापारी थे
उनको गंधिका बोला जाता था। जैसे इनके नाम में लिखा है ना कि गंधिका, तो जैसे किसी चीज़ की गंध है या महक है तो उससे समझ सकते हैं कि कोई स्मेल वाली बात हो रही है, तो उससे आप एक लॉजिक लगा सकते हैं कि परफ्यूम बेचने वाले, मतलब इत्र बेचने वाले व्यापारी थे ये। फिर इसमें है कि विच अमंग द फॉलोइंग प्रोपेगेटेड द मोटो वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ऑल। ठीक है, तो ये जो आपके श्री नारायण गुरु थे, ऑप्शन ए जो है दिस इज करेक्ट। और जो श्री नारायण गुरु थे ये, तो इन्होंने केरला के रीजन में जो कास्ट रेडियन सोसाइटी में इनजस्टिस वगैरह उस टाइम पे हो रहा था, तो उसके लिए रिफॉर्म मूवमेंट्स वगैरह काफ़ी चलाए थे, सोशल रिफॉर्मर थे ये। तो इन्होंने ही ये एक आदर्श वाक्य प्रसारित किया, एक जाति एक धर्म एक ईश्वर सभी के लिए। ऑप्शन ए जो है दिस इज करेक्ट। फिर अगला देखते हैं कि इसमें यंग बंगाल मूवमेंट जो था उसके संस्थापक कौन थे, तो ये थे आपके हेनरी वेवियन डिरोजियो। ठीक है, ऑप्शन बी जो है दिस इज करेक्ट। तो जो ये हेनरी वेवियन डिरोजियो थे ये 1826 में कलकत्ता आए थे, है ना। इनको अपॉइंट किया गया था एज अ टीचर इन हिंदू कॉलेज जो वहाँ पे है, तो तब ये यंग बंगाल मूवमेंट जो है स्टार्ट किया गया। और जो मतलब बंगाली फ्री थिंकर्स कह लीजिए उस टाइम के थे, उन्होंने इस मूवमेंट को काफ़ी प्रसारित किया, ताकि जो उस टाइम पे सोसाइटी में सोशल और रिलीजियस इस तरीके का स्ट्रक्चर था, है ना, जो गलत चीज़ें हो रही थी उसके खिलाफ इन्होंने मूवमेंट चलाया था। तो ऑप्शन बी जो है यंग बंगाल मूवमेंट, हेनरी विवियन डिरोजियो। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे कि इसमें है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो जो पहला है कह रहा है कि इन 1757 रॉबर्ट क्लाइव लेड द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लासी। ठीक है, तो प्लासी के युद्ध के समय की बात हो रही है। तो रॉबर्ट क्लाइव जो था उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी उसको लीड किया, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा है कि आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी मीर जाफर वॉज मेड द नवाब ऑफ बंगाल, तो ये भी ठीक है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि इस युद्ध के बाद इस युद्ध में ही जो मीर जाफर था उसने ऐसे धोखा किया, है ना, बीट्रेल किया सिराजुद्दौला के साथ, और वो युद्ध हार गया और उसके बाद इसको बंगाल का नवाब बनाया गया। और तब से ही एक तरीके से वास्तविक रूप से ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कह लीजिए या ब्रिटिश शासन कह लीजिए, तब से ये स्टार्ट हो गया इंडिया में पूरी तरीके से। तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे हिंदी में लिखी है, अब इसको पढ़ सकते हैं। इसमें है कि 19वीं सदी में अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों का कड़ा आलोचक कौन था। तो नीचे के कुछ नाम दिए हुए हैं, अब इसमें जैसे दादा भाई नेहरू, ठीक है, आरसी दत्त और जी सुब्रमण्यम अय्यर। तो जो ये तीनों थे बेसिकली, ये तीनों ही स्टर्न क्रिटिक थे इकोनॉमिक पॉलिसी जो ब्रिटिश की थी उस टाइम की। और इनके अलावा जो उस टाइम पे एमजी रानाडे, है ना, और गोपाल कृष्ण गोखले, जीवी जोशी, है ना, दादा भाई नेहरू, ये सब जो तीन ऑप्शन दे रखे हैं ये तो थे ही। तो इन सब ने उस टाइम पे जो ब्रिटिश की इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, जैसे ड्रेन ऑफ वेल्थ वगैरह लिखा गया, तो ये सब ने इसका कड़ा विरोध किया। तो ऑप्शन डी जो है दिस इज करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हर्मिका, वेदिका, प्रदक्षिणा पथ एंड तोरनाज, है ना, आर द पार्ट्स फीचर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो ये चारों चीजें दे रखी हैं, ये जो क्या नाम है, स्तूपा होते थे, है ना, इसके पार्ट होते थे। तो जैसे आपने मान लीजिए सांची का स्तूप देखा होगा, तो जैसे ये जो स्ट्रक्चर होता है थोड़ा आपको बता देते हैं। जैसे ऐसे होता है कुछ, तो यहाँ एक नीचे ऐसे पार्ट होता है, ठीक, उसमें ऐसे कुछ ऐसे ऐसे बना होता है। तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा होता है वेदिका, ठीक। और ये जो स्तूप का ये वाला पार्ट है ऊपर का, तो यहाँ पे ऐसे एक चौकोर रेलिंग होती है इतनी बड़ी, और उसके ऊपर ऐसे एक और होता है छोटा पार्ट ऐसे डंडे की तरह। तो ये जो ये वाला है ये छत्रावली होती है, और जो ये वाला पार्ट है ये आपका हर्मिका होता है, ठीक है। जो यहाँ पहला शब्द लिखा है ये वाला हर्मिका, तो इस चौकोर पार्ट को स्तूप के ऊपर वाले को हर्मिका बोलते हैं, ठीक है। और फिर इसमें जो तोरणाज लिखा हुआ है ना, तोरण, ये तो ये क्या होता है कि ऐसे ये तो स्तूप का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब ये जो वेदिका है तो इसके देखते होंगे कि दो तीन तरफ ऐसे गेट बने होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ गेट है, और यहाँ पे ऐसे चौड़े चौड़े ये तीन लगे होते हैं, इस तरीके के तीन ऐसे पैरेलल में ये अटैच किए होते हैं। तो ये जो तीन साइड में इधर उधर देखने को आपको मिलेगा, तो ये होता है आपका तोरण, ठीक है। और प्रदक्षिणा पथ जो होता है, इसके जो सर्कुलर राउंड एरिया है उसको प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं। तो ये स्तूप का स्ट्रक्चर होता है। डिटेल में आप इसको नेट वगैरह पे पढ़ लीजिएगा, तो एग्जाम में पूछा जाता है। तो स्तूपा जो है दिस इज करेक्ट। फिर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लैंडलॉक कंट्री। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो इसमें जो चार कंट्री आपको दे रखी हैं, तो चाड, साउथ सूडान, उज्बेकिस्तान, है ना, ये तीनों जो हैं ये लैंडलॉक हैं, बट लीबिया जो है लीबिया ये लैंडलॉक नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है दिस इज करेक्ट। मैप में देख लीजिएगा एक बार। प्रोविजन रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इज मेंशनड इन, ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी का मतलब है कि जो प्रेसिडेंट्स रूल लगता है किसी स्टेट में, जब स्टेट की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फेल हो जाती है, गवर्नर रिपोर्ट करता है राष्ट्रपति को, फिर वो राष्ट्रपति शासन वहाँ पे इम्पोज करते हैं। तो ये प्रोविजन है आर्टिकल 356 में,
ठीक। और जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है वो है पार्ट 18, ठीक। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स हैं इसीलिए आपको याद होना चाहिए, कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है चीज़ों को। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ये पूरे 50 क्वेश्चन सॉल्व किए। अगले क्वेश्चंस आने वाले दिनों में ऐसे सॉल्व करते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए, तब तक जय हिंद।